So when we were discussing about AC circuits, तब हमने डिस्कस किया था कि जो रोल है which is played by transformers is extremely crucial in whole of the power system. बहुत सारे हम जो गैजेट्स यूज कर रहे हैं most of them have a small transformer. जब भी हमें डीसी चाहिए होता है तो हम एसी को स्टेप डाउन करते हैं, we convert it to डीसी. ये जो पूरा एसी सिस्टम जो हमें अपने आसपास दिखता है, ट्रांसमिशन ऑफ पावर एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, उसके लिए जो मेन इक्विपमेंट जो रिस्पॉन्सिबल है वो ट्रांसफार्मर ही है, बिकॉज यू कैन इजीली स्टेप अप और स्टेप डाउन द वोल्टेजेस, राइट? सो दैट इज व्हाई वी आर स्टडीइंग अबाउट ट्रांसफार्मर्स हियर. इस यूनिट में जो हमारा टारगेट है वो इस स्टेज तक पहुंचना है. ये जो डायग्राम आपको दिख रहा है, दिस इज कॉल्ड फेजर डायग्राम ऑफ अ ट्रांसफार्मर. और ये हो सकता है आप लोगों को टफ दिख रहा हो अभी, लेकिन ये जैसे जैसे हम इसके बारे में पढ़ेंगे तो आप देखोगे कि बड़ा लॉजिकल डेवलपमेंट है. इट इज वेरी सिंपल एक्चुअली टू मेक एंड अंडरस्टैंड इट. ओके, ये वाला टॉपिक इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक जो जनरल इंजीनियरिंग अप्रोच है वो हम इस टॉपिक में सीखेंगे. जनरल इंजीनियरिंग अप्रोच जो है वो एक सिस्टम को पहले मॉडल करने की है, राइट? तो ट्रांसफार्मर के एग्जांपल से थ्रू आउट दिस डिस्कशन यू विल अंडरस्टैंड कि कैसे एक सिस्टम को मॉडल किया जाता है. मॉडलिंग सिस्टम जो है ये इंजीनियरिंग की सारी ब्रांचेस के लिए एक कॉमन थीम है. अलग अलग तरह के सिस्टम्स को जब हम एनालाइज करते हैं, जब हम उनको इम्प्रोवाइज करते हैं और जब हम उनको इम्प्लीमेंट करते हैं तो जो प्रोसेस होता है वो मोर और लेस सेम होता है, बस डोमेन्स चेंज हो जाते हैं, राइट? तो सबसे पहला जो पार्ट है किसी भी सिस्टम को मॉडल करने का वो है उसको उसकी वर्किंग और उसके बिहेवियर को अच्छे से समझना. जब हम उस सिस्टम की वर्किंग और बिहेवियर समझ लेते हैं तो हम क्या करते हैं, उस सिस्टम को रिप्रेजेंट करते हैं विद द हेल्प ऑफ नोन कंपोनेंट्स. इसको हम कहते हैं एक फिजिकल मॉडल. मैं इसका एक छोटा सा एग्जांपल देके आपको बताऊंगा. तो सबसे पहले हमने वर्किंग और बिहेवियर समझा, फिर उसको एक नॉन आइडियलाइज्ड कंपोनेंट्स की हेल्प से उस बिहेवियर को शो किया हमने. और ये जो नॉन कंपोनेंट्स हैं, नॉन कंपोनेंट्स का मतलब है कि उनके जो मैथमेटिकल रिलेशनशिप्स हैं बिटवीन वेरियस पैरामीटर्स वो हमें मालूम है, दे आर वेल एस्टेब्लिश्ड, राइट? तो एक बार जब हम फिजिकल मॉडल बना देते हैं तो हम क्या करते हैं कि उन इक्वेशंस को एग्रीगेट करते हैं ताकि हम जो एक सेट ऑफ इक्वेशंस हमारे पास जो है उससे विद द हेल्प ऑफ मैथ्स वी कैन मॉडल द सिस्टम, राइट? तो उसको हम एक मैथमेटिकल मॉडल कहते हैं. इसके लिए मैं आपको एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल दे रहा हूँ जो हम फिजिक्स में करते आ रहे हैं. जैसे कि एक सिंपल सा प्रॉब्लम ये है कि यू हैव अ चेयर एंड a force of let us say 50 newtons is applied on it at an angle of 60 degrees and you have to predict कि वो चेयर 5 सेकंड बाद कहां पर होगी. तो ये एक्चुअली में फिजिकल प्रॉब्लम है और इसको सॉल्व करने के दो तरीके हैं. एक तरीका ये है आपके पास कि आप एक्चुअली में एक उस सिस्टम को इम्प्लीमेंट करो. आप चेयर ले लो, 50 न्यूटन की फोर्स ले लो, एंगल पे उस फोर्स को अप्लाई करो और आप चेक करो कि 5 सेकेंड्स बाद वो कहां पर है, राइट? दूसरा उसका तरीका ये कि आप उसको मैथमेटिकली भी आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो. तो हमने ये वाला पार्ट कर लिया, हमने उसका बिहेवियर बिहेवियर जो है वो हमें पता है. अब हम उसका फिजिकल मॉडल बनाएंगे. अब फिजिकल मॉडल के को बनाने के लिए हम क्या करते हैं, वी यूज आइडियलाइज्ड कंपोनेंट्स. आइडियलाइज्ड कंपोनेंट्स का मतलब ये नहीं है कि सिस्टम आइडियल है. आइडियलाइज्ड कंपोनेंट्स का मतलब है कि कई सारे आइडियल कंपोनेंट्स को मिलाकर एक रियल सिस्टम बन रहा है. फॉर एग्जांपल ये जो चेयर वाला एग्जांपल है उसमें हमने क्या किया, उस चेयर को हमने रिप्रेजेंट किया है एक पॉइंट मास से, राइट? तो ये पॉइंट मास जो है ये एक आइडियलाइज्ड कंपोनेंट है. एक्चुअली जो चेयर को जब आप रखोगे तो वो एक डिस्ट्रीब्यूटेड मास है, तो उसको हमने एक आइडियलाइज्ड कंपोनेंट की हेल्प से रिप्रेजेंट किया है. नाउ यू आर अप्लाइंग अ फोर्स ऑफ 50 न्यूटन्स एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्रीज, राइट? तो मैंने यहाँ पर एक फोर्स शो किया एंड दिस इज ऑफ 50 न्यूटन्स और पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ दिस एंगल इज 60 डिग्री.
तो आइडियल सिनेरियो में क्या होगा, आप इजीली यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हो कि कितना डिस्टेंस ये ट्रेवल करेगा आफ्टर 5 सेकेंड्स, किस पॉइंट पर होगा। लेकिन मैंने ये नहीं कहा कि हम आइडियल सिस्टम है, मैंने कहा कि कंपोनेंट्स आइडियलाइज्ड है, सिस्टम तो एक्चुअली उसका बिहेवियर जो है वो रियल है। अब रियल बिहेवियर क्या है उसका? रियल बिहेवियर ये है कि जब सरफेस पे आप इस चेयर को पुल करोगे तो इट विल एक्सपीरियंस फ्रिक्शन ऑल्सो, राइट? तो एक फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो एक्ट करेगी, जो मैं यहाँ पर शो कर रहा हूँ, एंड आई एम कॉलिंग इट एफ, स्मॉल एफ, gravitational pull, that is mg, and reaction from the surface, that is shown with r. तो ये जो डायग्राम मैंने बनाया है इसको हम एक फ्री बॉडी डायग्राम कहते हैं, राइट? आप लोग ये मैकेनिक्स में भी पढ़ रहे होगे इस तरह की चीज। ये जो फ्री बॉडी डायग्राम है वो उस सिस्टम का फिजिकल मॉडल है, राइट? रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सिस्टम with the help of idealized components is called its physical model. ये फिजिकल मॉडल बना के हमें क्या फायदा हुआ? एक बार जब हमने ये फिजिकल मॉडल बना दिया है तो हम इजीली मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस यहाँ से डिराइव कर सकते हैं। हम मान लेते हैं कि यही वाला जो पॉइंट था ये इनिशियल पॉइंट था, और जब फोर्स इस पर एक्ट कर रही है तो जो डिस्प्लेसमेंट है आई एम कॉलिंग इट एक्स, एंड इट विल चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम टी, राइट? सो वंस आई हैव दिस फिजिकल मॉडल, I can write the mathematical equations. ठीक है, तो I am writing the mathematical equations here. So the horizontal force, net force will be 50 cos 60 degrees minus small f, and that will be equal to the acceleration, yani m, into the second derivative of the displacement. साथ की जो equations होंगी, there is no horizontal movement, so the balancing of forces will be r plus 50 sine 60 degrees, and that is equal to mg. ये सेकंड इक्वेशन है, और जो थर्ड इक्वेशन होगी वो होगी फ्रिक्शनल फोर्स, दैट विल बी इक्वल टू द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू इनटू द रिएक्शन आर। तो ये जो सेट ऑफ इक्वेशंस है, दिस सेट ऑफ इक्वेशंस इज द मैथमेटिकल मॉडल ऑफ द सिस्टम। अब हम यहाँ पर सारी वैल्यूज पुट करके वी कैन प्रिडिक्ट कि 5 सेकेंड्स के बाद ये चेयर की पोजीशन क्या होगी। तो एक नॉर्मल इंजीनियरिंग प्रोसेस है ये, जिससे हम किसी भी सिस्टम को रिप्रेजेंट करते हैं और उसके बाद उसको फाइन ट्यून करते हैं, उसको इम्प्रोवाइज करते हैं, और उसके बाद फिर हम उसको एक्चुअली में इम्प्लीमेंट करते हैं, राइट? एंड देयर आफ्टर वी डू द टेस्टिंग्स, एंड ये पार्ट होगा हमारी स्टडी का, टेस्टिंग ऑफ अ ट्रांसफॉर्मर एंड ऑल। तो ये जो मैंने आपको इससे पहले ये जो डायग्राम दिखाया है, जिसको हम एक फेजर डायग्राम कहते हैं, इट एक्चुअली रिप्रेजेंट्स द मैथमेटिकल मॉडल ऑफ अ ट्रांसफॉर्मर। ये मैथमेटिकल मॉडल को रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब कि ये उसके बिहेवियर को भी रिप्रेजेंट कर रहा है, बिकॉज मैथमेटिकल मॉडल इज ऑब्टेन्ड ओनली व्हेन यू अंडरस्टैंड द बिहेवियर ऑफ दैट इक्विपमेंट, राइट? तो यहाँ पर हमारा जो फ्लो होगा वो बिल्कुल इसी तरह का होगा। विल अंडरस्टैंड द वर्किंग ऑफ अ प्रैक्टिकल ट्रांसफॉर्मर, फिर हम उसके लिए उसका फिजिकल मॉडल बनाएंगे, राइट? सो जो हमारे लिए यहाँ पर सिस्टम है, दैट विल बी अ प्रैक्टिकल ट्रांसफॉर्मर। प्रैक्टिकल ट्रांसफॉर्मर है, इसका मतलब आइडियल कंडीशंस आर नॉट देयर फॉर इट्स वर्किंग, राइट? फिजिकल मॉडल उसका हम बना रहे हैं, दैट विल बी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में द फिजिकल मॉडल विल ऑलवेज बी इन टर्म्स ऑफ अ सर्किट, राइट? तो यहाँ पर हम जो सर्किट बनाएंगे उसे हम कहते हैं इक्विवेलेंट सर्किट, और क्योंकि हम उसमें सारी जो कंडीशंस हैं उनको इन्वॉल्व कर रहे हैं, उनको कंसिडर कर रहे हैं, तो इसको हम कहते हैं एग्जैक्ट इक्विवेलेंट सर्किट। इससे हम एक अप्रोक्सीमेशन भी करते हैं, जिसको हम कहते हैं कि अप्रोक्सीमेट इक्विवेलेंट सर्किट, राइट? मैथमेटिकल मॉडल बनाने के लिए ऑफ कोर्स वी हैव द फेजर रिलेशनशिप्स which represent the mathematical model of that transformer. तो हम ये वाला सीक्वेंस फॉलो करेंगे। मेरा बताने का पर्पस ये है कि यू शुड नॉट गेट कंफ्यूज्ड कि हम इतने सारे टॉपिक्स क्यों डिस्कस कर रहे हैं। हम इतने सारे टॉपिक्स नहीं डिस्कस कर रहे हैं, हमारा टारगेट सिर्फ एक ही है, वो है मैथमेटिकल मॉडल, राइट? सो ट्रांसफॉर्मर का जो फंडामेंटल प्रिंसिपल है दैट यू हैव ऑलरेडी स्टडीड, एक बार क्विकली हम उसको रिव्यू करते हैं। ये जो मैंने ब्लॉक बनाया है, दिस इज
a material made of material which can be easily magnetized, right? This block is known as the core. हम क्या करते हैं, इस कोर के एक लेग में we make a winding. जब हम इस वाइंडिंग को बनाते हैं तो इसका जो कंडक्टर है दैट इज नॉट इन टच विद द कोर, यानी कि ये एक इंसुलेटेड कंडक्टर से बनी हुई वाइंडिंग है, ठीक है? सो दिस इज अ वाइंडिंग. अब इस वाइंडिंग को जब हम एक एसी सप्लाई देंगे, दिस इज एन एसी सप्लाई, आई एम कॉलिंग इट V, इट इज अ फंक्शन ऑफ टाइम, एंड दिस इज Vm sin omega t. आई एम एज्यूमिंग कि इसका फेज एंगल 0 है, राइट? तो अभी जो हम कंडीशन डिस्कस कर रहे हैं वो एक आइडियल कंडीशन है, यानी वी आर डिस्कसिंग द बिहेवियर ऑफ एन आइडियल ट्रांसफॉर्मर. अब ये आइडियलिटीज क्या है वो मैं आपको बताता हूं. अभी देखो हमने क्या किया, यहां पर एक वाइंडिंग बना दी और उसको एक एसी सप्लाई दे दी है. अब पहली आइडियल कंडीशन ये है कि वाइंडिंग जो है उसकी कोई रेसिस्टेंस नहीं है. This does not have any resistance, R is 0, right? अगर इस वाइंडिंग का कोई रेसिस्टेंस नहीं है तो इसका मतलब ये होगा कि इट विल एक्ट लाइक अ प्योर इंडक्टर, राइट? अदरवाइज ये एक RL की तरह काम करता, लेकिन अभी एक प्योर इंडक्टर जैसा है अभी. तो जब हमने ये वोल्टेज यहां पर अप्लाई किया तो उसके कारण एक करंट फ्लो होगा. वोल्टेज जो है वो साइनसॉइडल है, इट मीन्स दैट ये जो करंट फ्लो होगा ये भी साइनसॉइडल होगा, सेम फ्रीक्वेंसी का होगा. लेकिन मैंने आपको क्या बताया, मैंने बताया कि ये वाइंडिंग आइडियल है, 0 रेसिस्टेंस है इस, और ये प्योर इंडक्टर है. प्योर इंडक्टर में क्या होता है, जो करंट होता है वो वोल्टेज से लैग करता है बाय एन एंगल ऑफ 90 डिग्रीज. तो ये जो करंट यहां पर फ्लो होगा इसका जो फेज एंगल होगा वो होगा -90 डिग्रीज, ठीक है? सो दिस वोल्टेज इज द कॉज एंड दिस करंट इज द इफेक्ट हियर. उसके बाद क्या होगा, जब किसी कंडक्टर में करंट फ्लो होता है तो उस करंट के कारण उसके आसपास एक मैग्नेटिक फील्ड बनती है. तो यहां पर भी ये होगा कि इस कंडक्टर के करंट के कारण एक मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, और वो जो मैग्नेटिक फील्ड है, क्योंकि हमने एक ऐसा मटेरियल जो यूज हमने किया है विच कैन बी इजीली मैग्नेटाइज्ड, तो वो मैग्नेटिक फील्ड जो होगी दैट विल बी कन्फाइंड विद इन दिस कोर. वो इस कोर से कहीं बाहर नहीं जाएगी, वो सारी इस कोर के अंदर रहेगी, राइट? तो इसको हम कह रहे हैं मैग्नेटिक फ्लक्स. ये फ्लक्स किसके कारण आया है, ये करंट के कारण आया है. और करंट कैसा है, करंट साइनसॉइडल है. तो फ्लक्स जो होगा वो भी टाइम के साथ चेंज होगा, और इसके वेरिएशन का जो फैशन होगा वो भी साइनसॉइडल होगा. यानी स्टैंडर्ड फॉर्म में हम इसको लिखेंगे पीक वैल्यू phi m, साइनसॉइडल है, सेम फ्रीक्वेंसी से वेरी हो रहा है. अब इसका फेज एंगल हम कैसे डिसाइड करेंगे, ये एक आइडियल सिस्टम है वंस अगेन. तो आइडियलिटी का जो दूसरा पार्ट है वो ये है कि जिस करंट के कारण ये फ्लक्स बना, phi is the effect and I is the cause. आइडियलिटी का दूसरा एस्पेक्ट ये है कि दे आर इन सेम फेज. जैसे जैसे कॉज चेंज हो रहा है एग्जैक्टली उसी फैशन में इफेक्ट भी चेंज हो रहा है, ठीक है? तो कॉज का जो एंगल था, फेज एंगल, वो 90 डिग्रीज था, तो इसका भी जो फेज एंगल होगा वो -90 डिग्रीज होगा. अब उसके बाद क्या होगा, जब ये फ्लक्स टाइम के साथ चेंज हो रहा है तो दिस फ्लक्स विल कट द वाइंडिंग, द कंडक्टर्स ऑफ दिस वाइंडिंग, राइट? हमने जो वाइंडिंग यहां पर बनाई है उसके कंडक्टर्स को ये फ्लक्स कट कर रहा है. और फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हमें मालूम है, whenever there is a flux which cuts a conductor then an EMF is induced in the conductor. तो इस वाइंडिंग में, यस,
डू यू हैव एनी डाउट मानवी? यहां पर एक ईएमएफ इंड्यूस होगा, राइट? सो ईटी हियर is the induced EMF. EMF क्यों इंड्यूस हो रहा है? बिकॉज देर इज चेंज इन फ्लक्स, राइट? सो ये जो इंड्यूस्ड EMF होगा, it will depend on the rate at which the flux is changing. Now हमें इस इंड्यूस्ड EMF का फेज एंगल पता करना है, राइट? जो वेरिएशन ऑफ फ्लक्स है वो साइनसॉइडल है, उसका आप डेरिवेटिव लोगे तो साइन फंक्शन का डेरिवेटिव भी साइनसॉइडल होता है, तो इसका जो फॉर्म होगा ईटी का वो भी एग्जैक्टली साइनसॉइडल होगा, यानी मैक्सिमम वैल्यू EM साइन ऑफ ओमेगा टी इसी फॉर्म में होगा। अब ये एंगल हमें डिसाइड करना है, तो फैराडेज लॉ के साथ हम एक और लॉ पढ़ते हैं जिसको हम कहते हैं लेंस लॉ। Len's law states that the induced EMF will be such that it will oppose the original cause. Induced EMF will be such that it will oppose the original cause. देखो अब ये कहानी कहां से चालू हुई थी? सबसे पहले हमने ये वोल्टेज अप्लाई किया था। This voltage was the cause and this current was the effect. ठीक है, फिर क्या हुआ? इस करंट के कारण फ्लक्स बना, सो दिस करंट इज द कॉज एंड दिस फ्लक्स इज द इफेक्ट, राइट? फिर क्या हुआ? इस फ्लक्स के कारण, चेंज इन फ्लक्स के कारण ईएमएफ इंड्यूस हुआ, तो अब ये फ्लक्स जो है, दिस फ्लक्स बिकम्स द कॉज एंड दिस ईएमएफ इज द इफेक्ट। तो लेंस लॉ क्या कहता है? लेंस लॉ कहता है कि the induced EMF will be such that it will oppose the original cause. Original cause अब कौन क्या है यहाँ पर? Original cause ये वाला वोल्टेज है जो हमने स्टार्टिंग में अप्लाई किया था। सो ओरिजिनल वोल्टेज का एंगल अगर 0 डिग्रीज था तो इसका जो एंगल होगा वो -180 डिग्रीज होगा, उसको अपोज कर रहा है। क्योंकि ये हम मैथमेटिकली भी हम ये देख सकते हैं, जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है दैट विल बी, उसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो क्या होगा? d∅dt के बराबर होगा, है ना? रेट एट विच द फ्लक्स इज चेंजिंग। सो जो फ्लक्स है दैट इज φm sin ओमेगा t -90 डिग्री। तो इसका हम डेरिवेटिव निकालें, दिस विल बी φm विच इज अ कांस्टेंट, साइन का डेरिवेटिव cos ओमेगा t -90 डिग्रीज मल्टीप्लाइड विद ओमेगा। इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर रिप्रेजेंट करें, दिस इज φm ओमेगा cos ओमेगा t -90 विल बी sin ओमेगा t, राइट? ये क्या मैंने बताया है? ये मैंने मैग्नीट्यूड बताया है। लेंस लॉ क्या कहता है? वो कहता है कि ये जो ईएमएफ इंड्यूस होगा वो इसका अपोजिट होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, इट विल देयर विल बी अ नेगेटिव साइन, राइट? सो नेगेटिव साइन विल कम हियर, तो इट विल बी -φm ओमेगा sin ओमेगा t। φm ओमेगा को हम EM कह देते हैं, और इसको हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, यानी EM sin ओमेगा t प्लस सम the phase angle, right? So your minus sign should disappear from here, which means that this can be written as minus 180 degrees. ये मैं जब फेजर बनाऊंगा तो आपको और एग्जैक्टली ये क्लियर होगा। सो हम ये याद रखें कि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है दैट विल बी अपोजिट टू दिस सप्लाइड वोल्टेज, राइट? और क्योंकि ये एक आइडियल केस है जहां पर देर इज नो रेसिस्टेंस, सो दे विल बी इक्वल एंड अपोजिट। ये मैं फेजर डायग्राम में आई विल शो दिस।
सो हम याद रखें, द ओरिजिनल कॉज इज दिस वोल्टेज एंड द फाइनल इफेक्ट इज दिस इंड्यूस्ड ईएमएफ। अभी भी हमने ट्रांसफॉर्मर एक्शन, लेकिन हमने अभी यहां पर इंक्लूड किया नहीं है। ट्रांसफॉर्मर एक्शन का मतलब है कि अब हम क्या करेंगे, हम यहां पर एक और वाइंडिंग बनाएंगे। ठीक है, ये जो दूसरी वाइंडिंग मैंने बनाई, इसके दो टर्मिनल्स मैंने शो कर दिए। सो दिस इज अगेन अ वाइंडिंग। यहां पर मैंने नंबर ऑफ टर्न्स भी चेंज कर दिए। तो पहले वाली वाइंडिंग में अगर नंबर ऑफ टर्न्स N1 थे, तो दूसरी वाइंडिंग में नंबर ऑफ टर्न्स मैंने N2 रखे। So now what is happening is, when this flux is established in this core and it cuts the first winding, then the same flux is cutting the second winding also. ये जो दूसरी वाइंडिंग है उसको भी वो कट कर रहा है। Once again, Faraday's law of electromagnetic induction says that an EMF will be induced here also. तो वो मैंने induced EMF को ET लिखा है यहाँ पर। और फिर अगर हम, अब क्योंकि यहां पर ईएमएफ है, तो अगर हम यहां पर कोई लोड कनेक्ट कर दें तो करंट कैन इजीली फ्लो थ्रू दिस लोड। क्योंकि एक एसी लोड है तो उसके वो तीन तरह का हो सकता है। इट कैन बी रेसिस्टिव, और इट कैन बी इंडक्टिव, और इट कैन बी कैपेसिटिव, राइट। तो अब यहां पर मैंने आइडियल कंडीशंस की जो बात करी थी वो ये है कि जो दूसरी वाली जो मैंने वाइंडिंग बनाई है, दिस वाइंडिंग ऑल्सो हैज गॉट जीरो रेसिस्टेंस। इसका भी कोई रेसिस्टेंस नहीं है, यानी जो आउटपुट में हमें वोल्टेज मिलेगा दैट विल बी इक्वल टू द इंड्यूस्ड ईएमएफ, राइट। अब यहां पर क्योंकि दो वाइंडिंग्स हैं और मैंने ईएमएफ दोनों में ई की तरह लिखा है, तो हम क्या करते हैं, हम इनको जो हमारा जो नॉमेनक्लेचर है वो ये है कि जिस वाइंडिंग को हम सप्लाई दे रहे हैं उस वाइंडिंग को हम कहते हैं प्राइमरी वाइंडिंग, और जो दूसरी वाइंडिंग है जिसमें हम लोड को हमने कनेक्ट किया है उसे हम कहते हैं सेकेंडरी वाइंडिंग। तो प्राइमरी वाइंडिंग के साथ हम हमेशा एक सबस्क्रिप्ट यूज करेंगे 1, ठीक है। तो ये जो वोल्टेज होगा इसको मैं लिखूंगा V1, ये जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा इसको मैं लिखूंगा E1। इस करंट को भी मुझे लिखना चाहिए I1, लेकिन अभी मैं उसे I1 नहीं लिख रहा हूं क्योंकि अभी मैंने यहां पर कोई लोड नहीं लगाया है। जब यहां पर मैं कोई लोड नहीं लगाऊंगा तो ये जो कंडीशन है इसको हम कहते हैं नो लोड कंडीशन, ठीक है। नो लोड कंडीशन है, यहां पर एक करंट फ्लो हो रहा है, तो इस करंट को मैं कहूंगा I0। ये जो I0 करंट है इसे हम कहते हैं नो लोड करंट। नो लोड करंट कौन सा करंट है वो देखो, लोड हमने कहां लगाया, लोड हमने सेकेंडरी में लगाते हैं, राइट। नो लोड करंट लेकिन कहां फ्लो होता है, वो प्राइमरी में फ्लो होता है, क्योंकि नो लोड करंट का मतलब ही यही है कि सेकेंडरी साइड में कोई करंट है ही नहीं, वो ओपन है, वहां पर लोड लगा ही नहीं है कोई। स्टिल प्राइमरी साइड में कोई करंट फ्लो होगा और उसी करंट को हम एक नो लोड करंट कहते हैं। द करंट फ्लोइंग इन द प्राइमरी साइड व्हेन द सेकेंडरी इज ओपन इज नोन एज द नो लोड करंट। तो अभी हम इसको I0 कहेंगे, जब मैं लोड लगा दूंगा तब मैं इस करंट को I1 कहूंगा, राइट। तो जो सेकेंडरी साइड है वहां पे हम सबस्क्रिप्ट 2 यूज करेंगे। सो दिस इंड्यूस्ड ईएमएफ इज E2। अगर यहां पर कोई करंट फ्लो हो रहा होता तो हम उसको कहते I2। अभी वो करंट 0 है, राइट। तो यहां पर आइडियल कंडीशंस, आइडियल ट्रांसफार्मर में जो कंडीशंस है वो क्या क्या है, दोनों वाइंडिंग्स का जो रेसिस्टेंस है दैट इज 0। ये जो करंट था जिसके कारण फ्लक्स बना था ये दोनों सेम फेज में है। ये मैग्नेटिक मटेरियल की प्रॉपर्टी की हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर करंट के कारण फ्लक्स बन रहा है एंड वी आर सेइंग दैट दे आर इन द सेम फेज। ये सेकेंड आइडियल कंडीशन है। इसमें एक और
आइडियल कंडीशन है। और आप लोग मुझे बता सकते हो इसमें और नॉन आइडियलिटी क्या हो सकती है यहाँ पर? कैन यू गेस यहाँ पर नॉन आइडियलिटी क्या हो सकती है? देखो मैंने इसका वर्किंग कैसे तो जो बताया हमने। मीडियम है, जो कोर मीडियम है, उसकी हाँ भी जी, कोई स्पेसिफाइड रेजिस्टेंस हो सकती है। हाँ, कोर जो है उसका खुद के भी उसके अंदर लॉसेस होंगे, राइट? दैट इज वन पॉसिबिलिटी। और कोई पॉसिबिलिटी? मैं आपको हिंट कर रहा हूं, हमने एक वोल्टेज अप्लाई किया, उस वोल्टेज से करंट बना, उस करंट से फ्लक्स बना। मैंने आपसे कहा कि ये सारा का सारा फ्लक्स इस मैग्नेटिक मटेरियल के अंदर है। ये सारा का सारा फ्लक्स प्राइमरी वाइंडिंग को भी लिंक कर रहा है और सेकेंडरी वाइंडिंग को भी लिंक कर रहा है। और मैंने कहा कि दोनों वाइंडिंग्स के रेसिस्टेंसेस जीरो है। क्या यहाँ पर कोई गैप है? आप बता सकते हो यहाँ कौन सी एक नॉन आइडियल कंडीशन हो सकती है? तो फ्लक्स लीकेज। लीकेज सर। गुड। यहाँ पर जो फ्लक्स, मैंने कहा कि सारा का सारा फ्लक्स कन्फाइंड टू दिस कोर है, वो एक पॉसिबिलिटी है कि ऐसा ना हो, राइट? सो ये जो आइडियल कंडीशन है यहाँ पर, वो हम कह रहे हैं कि जो लीकेज ऑफ फ्लक्स है दैट इज नॉट देयर, राइट? सो देर इज नो लीकेज ऑफ फ्लक्स। फ्लक्स लीक होने का मतलब क्या है? फ्लक्स लीक होने का मतलब है कि प्राइमरी साइड में कुछ फ्लक्स ऐसा होगा जो हवा में रह जाएगा, वो सेकेंडरी तक जाएगा नहीं। दैट इज द मीनिंग ऑफ लीकेज फ्लक्स। और ऐसे सेकेंडरी से भी होगा, राइट? तो हम यहां पर क्या कर रहे हैं, प्राइमरी साइड की क्वांटिटीज के लिए हम सबस्क्रिप्ट 1 यूज करेंगे, सेकेंडरी साइड की क्वांटिटीज के लिए सबस्क्रिप्ट 2 यूज करेंगे। फ्लक्स के लिए हम कोई सबस्क्रिप्ट नहीं यूज करते, क्योंकि फ्लक्स प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों को लिंक कर रहा है। इसे हम कहते हैं म्यूचुअल फ्लक्स, क्योंकि ये दोनों को लिंक करता है। तो म्यूचुअल फ्लक्स को हम फाई एम से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये वाला जो फाई एम है उसको मैं लिख रहा हूं फाई मैक्स, ठीक है? तो ये जो लेफ्ट हैंड साइड में एम है दैट रिप्रेजेंट्स म्यूचुअल। तो ये म्यूचुअल फ्लक्स है क्योंकि ये प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों के बीच में लिंक्ड है। तो यहाँ पर जो इंड्यूस्ड ईएमएफ लोड को दिखाई देगा, अभी हमने कोई लोड लगाया नहीं है, दैट विल बी शोन एज V2, ठीक है? तो एक आइडियल ट्रांसफार्मर की क्वांटिटीज हमें इस तरह की दिख रही है। इसमें कोई डाउट हो तो प्लीज आस्क, नहीं तो मैं इसके लिए फेजर डायग्राम बनाऊंगा। इन्हीं क्वांटिटीज को मैं एक फेजर डायग्राम में रिप्रेजेंट शो करूंगा। Okay, so let us make a phasor diagram which represents all these quantities. Okay, so I am once again mentioning all the quantities here. सबसे पहले हमने वोल्टेज अप्लाई किया था V1 और उसका जो एक्सप्रेशन था दैट वाज Vm sin ओमेगा t, ठीक है? इस वोल्टेज के कारण एक करंट फ्लो हुआ प्राइमरी वाइंडिंग में। क्योंकि हमने सेकेंडरी वाइंडिंग को ओपन करके रखा हुआ है, तो प्राइमरी वाइंडिंग के करंट को मैं I1 ना कहकर I0 कह रहा हूं, यानी कि नो लोड करंट। तो ये करंट था, क्योंकि आइडियल कंडीशंस है, तो जो प्राइमरी वाइंडिंग है इट इज एक्टिंग लाइक अ प्योर इंडक्टर, और क्योंकि वो प्योर इंडक्टर है तो उसका फेज एंगल -90 होगा। सो दिस इज Im sin ओमेगा t -90 डिग्रीज। इस करंट के कारण एक फ्लक्स बना जिसको मैंने म्यूचुअल फ्लक्स कहा, सो आई राइट इट एज phi m। क्योंकि वो मैग्नेटिक मटेरियल आइडियल है तो कॉज और इफेक्ट सेम फेज में है, तो ये फ्लक्स भी सेम फेज में बन रहा है। सो दिस इज phi max sin ओमेगा t -90 डिग्री। इस फ्लक्स के कारण एक ईएमएफ इंड्यूस हुआ प्राइमरी साइड में, उसको मैंने कहा E1। ये इंड्यूस्ड ईएमएफ ओरिजिनल वोल्टेज को अपोज कर रहा था, सो दिस इज E1 max या E1 m sin ओमेगा t -180 डिग्री। यहां पर इंपॉर्टेंट चीज ये देखें कि फ्लक्स और ईएमएफ E1 का क्या रिलेशनशिप है। जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो कॉरेस्पॉन्डिंग जो फ्लक्स था उससे हमेशा 90 डिग्रीज लैग करेगा, आइडियल कंडीशन में भी और रियल कंडीशन में भी, क्योंकि इट इज बेस्ड ऑन फैराडेज लॉ, राइट? E इज इक्वल टू -d∅dt। इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है वो फ्लक्स से हमेशा 90 डिग्रीज एंगल लैग करेगा। फिर हमें इंड्यूस्ड ईएमएफ E2 मिला, सो दिस इज E2m
अब वो वाइंडिंग के सेंस पे डिपेंड कर सकता है कि वो सेम फेज में बने या अपोजिट बने। सो फॉर दिस केस हम ये मान रहे हैं कि ये ईएमएफ E1 और E2 एक ही फेज में बन रहे हैं। जो I2 करंट है, हमने कहा कि वो नो लोड है, तो I2 करंट इज 0। ठीक है। नाउ यहां पर जो हमने सारी क्वांटिटीज शो करी है, उनमें से सिर्फ एक ही क्वांटिटी है जो प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग के बीच में कॉमन है। वो क्या है? म्यूचुअल फ्लक्स है। इसीलिए जब हम फेजर डायग्राम बनाते हैं तो इसी म्यूचुअल फ्लक्स को हम रेफरेंस मानते हैं। रेफरेंस मानने का मतलब क्या है? रेफरेंस मानने का मतलब यह है कि जब आप फेजर डायग्राम बनाते हो, यानी ये मैंने 4 क्वाड्रेंट्स बनाए, ये मैंने एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा बना दी। रेफरेंस का मतलब है कि कौन सा फेजर है जो मैं पॉजिटिव एक्स एक्सिस में लूंगा, राइट? तो रेफरेंस का मतलब है द फेजर विच इज along पॉजिटिव एक्स एक्सिस। इसकी हेल्प से हम फेजर डायग्राम बनाना स्टार्ट कर रहे हैं। तो इसलिए मैं क्या करूंगा, अब इसको ओमेगा टी माइनस 90 ना लेकर मैं अब कहानी यहां से चालू करूंगा। आई विल टेक इट एज द फेज एंगल, आई विल टेक इट टू बी 0, और बाकी सारों के मैं फेज एंगल इसके अकॉर्डिंगली चेंज कर, क्योंकि ये तो रिलेटिव है, फेज एंगल इज ऑलवेज रिलेटिव, राइट? तो मैं बाकियों को इसके अकॉर्डिंग चेंज कर दूंगा। तो मैं क्या देख रहा हूं, अब देखो एक एक को हम चेंज करते हैं। करंट और फ्लक्स सेम फेजर में थे, तो आई नॉट कैसा होगा? दैट विल बी आई एम साइन ऑफ ओमेगा टी। वोल्टेज जो था वो इस करंट को लीड कर रहा था बाय एन एंगल ऑफ 90 डिग्रीज। तो V1 अब मुझे कैसे लिखना चाहिए? आई शुड राइट इट एज Vm साइन ओमेगा टी प्लस 90 डिग्रीज। ठीक है। इंड्यूस्ड ईएमएफ जो था वो फ्लक्स से 90 डिग्रीज लैगिंग था, सो E1 will be E1m sin of omega t minus 90 degrees, राइट? E2 जो था वो भी हम ऐसे बना रहे हैं, and I2 of course it is here 0। तो अब हम जब फेजर डायग्राम बनाते हैं तब हम इस तरह से बनाते हैं। मैंने उसका रीजन आपको बता दिया है। अब आप देखोगे किसी भी बुक में या जब आप पढ़ोगे तो आप देखोगे कि दे ऑलवेज स्टार्ट विद द फ्लक्स। फ्लक्स को हमने पॉजिटिव एक्स एक्सिस में बनाया, फ्लक्स को हम लिख रहे हैं phi m t, तो फेजर फॉर्म में हम उसको लिखेंगे phi m बार, राइट? इट इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, फेजर है वो। इसके बाद फ्लक्स के बाद हम बनाएंगे कि इसका कॉज क्या था। इसका कॉज करंट था, और करंट का फेज एंगल क्या था? सेम था जो फ्लक्स, दे वर इन सेम फेज। तो ये है करंट। कौन सा करंट है? ये नो लोड करंट है, सो दिस इज आई नॉट। अब इस आई नॉट का कॉज क्या था? वो वोल्टेज था, राइट? कौन सा वोल्टेज? प्राइमरी वोल्टेज। प्राइमरी वोल्टेज आइडियल केस में पॉजिटिव एक्स एक्सिस में बन रहा है, सो दिस इज कैपिटल V1 बार। तो इस वोल्टेज के कारण करंट बना, करंट के कारण फ्लक्स बना, फ्लक्स के कारण दो ईएमएफ बने, E1 और E2। और वो कैसे बने? वो इस तरह के बने कि they will always lag behind the flux by an angle of 90 degrees. So this is E1। अब E2 जो है वो E1 से बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन कि नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं उसमें। रिलेटिवली ज्यादा नंबर ऑफ टर्न्स होंगे तो वो E1 से बड़ा होगा E2। तो मैं वही वाला केस एज्यूम कर रहा हूं। सो E2 जो फेजर है दैट इज ग्रेटर देन E1। तो ये जो मैंने बनाया यहां पर डायग्राम, दिस इज फेजर डायग्राम of an ideal transformer at no load। ठीक है। यहां पर इंपॉर्टेंट चीज ये है कि V1 और E1 की मैंने लेंथ बराबर बनाई है।
क्योंकि वो दोनों इक्वल हैं और अपोजिट हैं, बिकॉज देयर इज नो रेसिस्टेंस इन बिटवीन, राइट? सो द इंपॉर्टेंट इक्वेशन हियर इज दैट दिस V1 is equal to minus E1. ठीक है, तो ये सबसे पहला स्टेप है ट्रांसफॉर्मर की मॉडलिंग को समझने के लिए। इसमें कोई डाउट है तो प्लीज आस्क। सर हाँ जी, सर आपने पहले E निकाला था d∅-dt से, तो तब आया था माइनस EM sin ओमेगा t, तो आपने sin ओमेगा t माइनस 180 लिखा था। पर जब अब सर आपने उसको sin ओमेगा t ले लिया फाई में, तो अब भी डिफरेंशिएट करेंगे तो ओमेगा t माइनस 180 नहीं आएगा? आई डेंट गेट योर पॉइंट। ये जो अब आप कह रहे हो कि d∅dt यानी हम sin ओमेगा t के साथ लेंगे, राइट? यस तो ये cos ऑफ ओमेगा आएगा माइनस साइन के साथ। आप जब उस टाइम में भी डिफरेंशिएट करोगे तो आप देखोगे कि इंड्यूस्ड ईएमएफ उससे 90 डिग्रीज लैग ही करेगा। यू सी, E1 विल बी, इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो क्या होगा, d∅dt, राइट? सो इट विल बी phi max sin of omega t, right? So this will be phi max into omega into cos omega t. ठीक है, ये उसका मैग्नीट्यूड है, और ओवरऑल एक्सप्रेशन क्या होगा, इस माइनस साइन के साथ होगा। तो इस वाले पार्ट को मैं E max कर देता हूं, और हमारे पास ये है माइनस कॉस ओमेगा टी। सो माइनस कॉस थीटा, it can be written as sin of theta minus 90, right? यस सर। So this will be written as E max minus cos omega t is sin of omega t minus 90 degrees. तो अब आप इसको और इसको कंपेयर करो, इनके फेज एंगल्स को, ओके सर। है ना? ये फेज एंगल अगर 0 है तो इंड्यूस्ड ईएमएफ का फेज एंगल माइनस 90 डिग्री। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हमें याद रखना है। इंड्यूस्ड ईएमएफ विल ऑलवेज लैग बिहाइंड द फ्लक्स बाय एन एंगल ऑफ 90 डिग्रीज, चाहे वो आइडियल ट्रांसफॉर्मर हो या रियल ट्रांसफॉर्मर। ठीक है, थैंक यू फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन। तो एक बार हम क्विकली याद कर लेते हैं, सब लोग याद कर लें इसको। फेजर डायग्राम बनाने के लिए हम सबसे पहले 4 क्वाड्रेंट्स बनाएंगे, और उसके बाद एंगुलर फ्रीक्वेंसी को शो कर देंगे। आइडियल ट्रांसफॉर्मर के लिए हम बना रहे हैं, फेजर डायग्राम स्टार्ट होता है हमेशा फ्लक्स से। कौन सा फ्लक्स? म्यूचुअल फ्लक्स। उसको मैंने पॉजिटिव एक्स एक्सिस में लिया। म्यूचुअल फ्लक्स को phi m से हमने शो किया, phi m बार। इट इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर बिकॉज इट इज अ साइनसॉइडल क्वांटिटी। उसके बाद इस फ्लक्स के जो कॉज हैं और जो इफेक्ट हैं, दोनों को आप प्लॉट करिए। इस फ्लक्स का कॉज क्या था? प्राइमरी वाइंडिंग में जो नो लोड करंट फ्लो हो रहा है वो इसका कॉज है, और क्योंकि आइडियल केस है तो वो कॉज और इफेक्ट दोनों सेम फेज में है। सो I नॉट बार विल बी इन द सेम फेज एज phi m। इस फ्लक्स का जो इफेक्ट था वो क्या था? वोल्टेज E1 और E2, और हमेशा इंड्यूस्ड ईएमएफ फ्लक्स से लैग करता है 90 डिग्री से। ठीक है, सो मैंने यहाँ नेगेटिव वाई एक्सिस में बनाया E1, और नेगेटिव वाई एक्सिस में ही मैंने बनाया E2। अब ये वाला जो करंट है I नॉट, ये कहां से आया था? ये V1 से आया था। या तो आप ऐसे बना लें, या फिर हमेशा याद रखें आइडियल केस में इसका माइनस E1 जो होगा, E1 अगर नेगेटिव वाई एक्सिस में है तो माइनस E1 कहां पर होगा? पॉजिटिव वाई एक्सिस में होगा। ये क्या है? माइनस E1 है, और ये किसके बराबर है? यही V1 के बराबर है। सो दिस इज द फेजर डायग्राम ऑफ अ ट्रांसफॉर्मर, आइडियल ट्रांसफॉर्मर ऑन नो लोड। इसमें किसी को डाउट है तो प्लीज आस्क, अदरवाइज विल मूव फॉरवर्ड। ठीक है, अब हम क्या करते हैं यहाँ पर, हम ये देखते हैं कि इस ट्रांसफॉर्मर का बिहेवियर कैसा होगा जब कोई लोड इसमें कनेक्ट हो जाए। अभी हम रियल वाले केस में नहीं जाएंगे, वो हम नेक्स्ट क्लास में चलेंगे। अब हम ये देखते हैं कि अगर कोई लोड यहाँ पर कनेक्ट हो जाए तो इस ट्रांसफॉर्मर का बिहेवियर कैसा होगा। ठीक है,
ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है क्योंकि यहीं से हम एग्जैक्टली इसका बिहेवियर समझकर इसकी मॉडलिंग करेंगे. सो दिस इज द कोर, दिस इज द प्राइमरी वाइंडिंग जिसको हमने सप्लाई दी है, और ये सेकेंडरी वाइंडिंग है. इसमें अभी कोई लोड नहीं था, मैंने एक स्विच से शो करा है कि अभी कोई लोड नहीं है, थोड़ी देर बाद हम इस स्विच को ऑन करेंगे. ठीक है, और हम देखेंगे कि इसका बिहेवियर क्या था. सो दिस वोल्टेज वाज V1, दिस करंट वाज I0, और इसके कारण यहां पर एक फ्लक्स बना. दिस फ्लक्स इज द म्यूचुअल फ्लक्स phi m, और यहां पर एक EMF बना था E1, यहां पर एक EMF बना था E2, और लोड के अक्रॉस जब हम कनेक्ट करेंगे तो हमें एक वोल्टेज मिलेगा V2. राइट, तो अभी यहां पर कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा था लोड में. फिर हमने क्या किया, हमने एक लोड कनेक्ट कर दिया. जब हमने लोड कनेक्ट कर दिया तो एक करंट फ्लो होने लग जाएगा I2. अब देखो यहां पर एक सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स होंगे, एक ट्रांजिएंट कंडीशन यहां पर क्रिएट होगी. वो कैसे क्रिएट होगी वो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं. जब ये करंट I2 फ्लो होगा इस वाइंडिंग में, तो करंट के कारण हमेशा मैग्नेटिक फ्लक्स बनता है, राइट. तो यहां पर एक मैग्नेटिक फ्लक्स बनेगा इस करंट I2 के कारण. ये जो फ्लक्स होगा इसका नेचर क्या होगा, ओरिजिनल, ये इस म्यूचुअल फ्लक्स को अपोज करेगा. ये उसको अपोज क्यों करेगा, क्योंकि E2 एक इंड्यूस्ड EMF है, और इंड्यूस्ड EMF कैसा होता है, इट ऑलवेज अपोजेस द कॉज, और इसके लिए वो कॉज क्या था, ये फ्लक्स था. तो ये इसने क्या किया, इस फ्लक्स को अपोज किया. जब इसने इस फ्लक्स को अपोज किया तो जो म्यूचुअल फ्लक्स होगा वो थोड़ा सा कम हो जाएगा फिर. ठीक है, म्यूचुअल फ्लक्स जब कम होगा तो उसके कारण क्या होगा, म्यूचुअल फ्लक्स पर कौन डिपेंडेंट था, म्यूचुअल फ्लक्स पर E1 डिपेंडेंट था. जब म्यूचुअल फ्लक्स कम होगा तो E1 की वैल्यू भी कम होगी. लेकिन जो वोल्टेज आपने सप्लाई कर रहे थे आप, उसमें तो कोई चेंज नहीं है, वो तो एज इट इज है. तो देखो वोल्टेज जो सप्लाई कर रहे हैं वो सेम है, और उस वोल्टेज को जो चीज अपोज कर रही है वो कम हो गया है, तो उसके कारण क्या होगा, करंट बढ़ जाएगा. ठीक है, ये वाला EMF कम हुआ, जो आप सप्लाई कर रहे थे आप वोल्टेज वो एज इट इज है, और ये वाला EMF उसको अपोज कर रहा था. जब अपोजिशन कम हो गया तो जो करंट ये इंजेक्ट कर रहा था वो करंट बढ़ जाएगा. अब ये करंट कितना बढ़ेगा, ये करंट उतना बढ़ेगा कि वापस इस फ्लक्स को जो कम हो गया था उसको बैलेंस कर सके. तो ये करंट थोड़ा सा बढ़ गया, लेट अस से ये I0 प्लस I1 डैश हो गया. ठीक है, ये करंट अब बढ़ गया. ये करंट बढ़ गया तो बढ़े हुए करंट ने भी अपना एक फ्लक्स बनाया, और उसने एग्जैक्टली उतना ही फ्लक्स बनाएगा ताकि, क्योंकि इसमें जो रिडक्शन हुआ था उसको काउंटर कर दे. तो ये वापस अपनी पुरानी स्टेट पर आ गया. यहां पर क्या चीज कांस्टेंट रह गई, phi m. phi m डज नॉट चेंज इवन इफ यू चेंज द लोड. थोड़ी देर के लिए चेंज आएगा बस, और फिर वो पुरानी वैल्यू पर आ जाएगा. ये जो थ्योरी है इसे हम कहते हैं कांस्टेंट फ्लक्स थ्योरी. यहां से हमें क्या समझ में आ रहा है, यहां से हमें यह समझ में आ रहा है कि जब आप लोड करंट को बढ़ाओगे तो प्राइमरी साइड का करंट भी बढ़ेगा. जब आप लोड करंट को घटाओगे तो प्राइमरी साइड का करंट भी कम होगा. ये वाला करंट को अब हम कहते हैं प्राइमरी करंट I1. I1 करंट में दो कंपोनेंट्स है, एक तो नो लोड करंट है जो फ्लो हो रहा था जब कोई लोड नहीं कनेक्टेड था. अब एक नया करंट है I1 डैश, राइट. ये I1 डैश कैसे कैलकुलेट होगा, दैट विल डिस्कस टुमारो. इसमें कोई डाउट हो तो प्लीज आस्क. मैं फिर से बता रहा हूं, जब यहां पर लोड में कोई करंट फ्लो होगा तो वो करंट अपना एक फ्लक्स बनाएगा. लेंस लॉ सेज दैट कि जो इंड्यूस्ड EMF है वो इस तरह का होगा कि वो अपने कॉज को अपोज करेगा हमेशा. तो यहां पर कॉज क्या था, ये जो म्यूचुअल फ्लक्स है दैट वाज द कॉज. तो वो EMF इस तरह का था और ये करंट इस तरह का था कि उसने उसको अपोज किया, ओरिजिनल इस कॉज को. तो ये फ्लक्स की वैल्यू कम हो गई. जब फ्लक्स की वैल्यू कम हुई तो प्राइमरी साइड का जो इंड्यूस्ड EMF था वो भी कम हुआ. लेकिन प्राइमरी साइड में जो हम वोल्टेज दे रहे थे वो पहले जैसा ही है. तो जब उसके लिए अपोजिंग चीज जो कम हो गई है तो जो जिस करंट को वो इंजेक्ट कर रहा था वो करंट बढ़ जाएगा. अब ये बढ़ा हुआ करंट क्या करेगा, ये भी अपना एक फ्लक्स बनाएगा. तो ये करंट एग्जैक्टली उतना ही बढ़ेगा ताकि ये उस इफेक्ट को काउंटर बैलेंस कर सके जिसके कारण म्यूचुअल फ्लक्स कम हुआ था. दिस थ्योरी इज नोन एज कांस्टेंट फ्लक्स थ्योरी.
which explains the complete behavior when the load is connected to a transformer. So if you have any doubt, please ask. Otherwise, इस topic को will take up in the next class.